नमस्कार, मैं हूं रिंकू सेठी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो ताल ठोक के। और आज हम बात करेंगे धधकते जंगलों के ऊपर। धरती पर जीवन जीने के लिए अति आवश्यक ऑक्सीजन के उत्पादन में शैवाल के बाद वनों की भूमिका को देखते हुए वनों को धरती के फेफड़ों की संज्ञा दी जाती है। लेकिन जब फेफड़े ही जल रहे हों तो फिर स्थिति की गंभीरता को आंका जा सकता है। अगर आप भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के वनाग्नि डैशबोर्ड पर 24 अप्रैल की सुबह की ताजा तस्वीरों पर नजर डालें तो आपको देश भर में पृथ्वी के धधकते दहकते फेफड़ों में मची तबाही का मंजर साफ नजर आएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग उपग्रह से प्राप्त चित्रों के विश्लेषित आंकड़ों की पल पल की जानकारी राज्यों के वन विभागों को देता है, जिससे कि वनाग्नि को बुझाने के लिए तत्काल कार्रवाई कर सके। विभाग के डैशबोर्ड पर 24 अप्रैल की प्रातः उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के 13 राज्यों में 62 वन क्षेत्रों में भीषण आग लगी हुई थी, जिनमें हिमालय राज्य उत्तराखंड में सर्वाधिक 30 स्थानों पर जंगल भयंकर रूप से धू धू कर जल रहे थे। डैशबोर्ड में दूसरे नंबर पर 8 घटनाओं के साथ आंध्र प्रदेश, 6 के साथ बिहार और 3 अग्निकांडों के साथ झारखंड को दर्शाया गया था। बाकी राज्यों में 1 या 2 घटनाएं दर्शाई गई थी। यही नहीं, डैशबोर्ड में 17 अप्रैल से 22 अप्रैल तक के सप्ताह में हुए भीषण अग्निकांडों में उड़ीसा को पहले और उत्तराखंड को दूसरे स्थान पर दर्शाया गया था। उसके बाद वन बाहुल्य छत्तीसगढ़ और झारखंड की स्थिति बताई गई है। जंगल में बड़े पेड़ों के अलावा छोटी नाजुक वनस्पतियां, लाइकेन्स के साथ ही जीवों की हिरण, लोमड़ी, गुलदार जैसे स्तनपायी जीव प्राय भागकर जान बचाने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन पक्षी, तितलियां, मक्खियां, मकड़े, कीड़े मकोड़े, मेंढक, दीमक और रेंगने वाले सांप, छिपकलियां और केंचुए जैसे अनगिनत जीव प्रजातियां खाक हो जाती है। आप कह सकते हैं कि वनाग्नि से भरा पूरा वन्यजीव संसार खाक हो जाता है, जबकि चींटी और दीमक से लेकर बड़े स्तनपायी जीवों तक हर एक को प्रकृति ने कुछ न कुछ दायित्व सौंपा हुआ है। उदाहरण के लिए, अगर वनों में दीमक ना होंगे तो मिट्टी में उपजे बड़े पेड़ फिर मिट्टी में कैसे मिल पाएंगे। वनों को पृथ्वी के फेफड़े इसलिए माना जाता है क्योंकि मानव फेफड़े की तरह वन ऑक्सीजन का उत्पादन करने और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जंगल की आग से उत्पन्न धुआं और राख हवा की गुणवत्ता को खराब करता है, जिससे आसपास के समुदायों में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो जाता है। जंगल की आग बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल में छोड़ती है, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। इस धुएं में ब्लैक कार्बन होता है, जो कि ग्लोबल और लोकल वार्मिंग को भी बढ़ाता है और इसका एरोसोल वृद्धि के साथ ही अतिवृष्टि में भी सीधा योगदान होता है। जंगल की आग एक वैश्विक समस्या है। ऑस्ट्रेलिया, अमेज़न, कनाडा के लंबे समय तक दहकने वाले अग्निकांड इतिहास में दर्ज हैं। चूंकि अब धीरे धीरे धरती का वनावरण सिमट रहा है, इसलिए बचे कुचे जंगलों की आग और अधिक विनाशकारी साबित हो रही है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के आंकड़ों के अनुसार देश का 36% वन क्षेत्र अक्सर वनाग्नि को धधकता रहता है और इसमें से भी 4% क्षेत्र वनाग्नि की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है, जबकि 6% वनावरण अत्यधिक अग्नि प्रवण पाया गया है। फॉरेस्ट इन्वेंटरी रिकॉर्ड के अनुसार भारत में 54.40% वन कभी भी आग की चपेट में आते हैं। 7.49% मामूली रूप से बार बार जलते हैं, जबकि 2.40% वन अक्सर जलते रहते हैं। देश का 35.71% वन क्षेत्र कभी भी आग की चपेट में नहीं आया। उत्तराखंड सरकार ने वनों में भड़की आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर मोर्चे पर उतार दिए। वन कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी। इस पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल MC भंडारी इसे सेना का दुरुपयोग बताते हैं और कहते हैं कि सेना का उपयोग केवल बेहद गंभीर स्थितियों में तब किया जाता है जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन असफल हो जाता है और स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर हो जाती है। इससे लगता है कि उत्तराखंड का शासन प्रशासन जंगल की आग से निपटने में विफल हो चुका है और स्थिति उसके काबू से बाहर हो चुकी है।
जबकि राज्य में वन नौकरशाही का आकार बहुत बड़ा है। जनरल भंडारी के अनुसार अगर सरकार स्थायी निवासियों पर जंगल को बचाने की जिम्मेदारी सौंपे तो वे बेहद अच्छे नतीजे दे सकते हैं। वनों को बचाना स्थानीय निवासियों की आय से भी जोड़ा जाना चाहिए। जनरल के अनुसार इसी तरह के हेमकुंड साहिब की यात्रा के मार्ग से बर्फ हटाने का काम भी सेना को दे रखा है। यह काम स्थानीय निवासियों से कराया जाता तो स्थानीय आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आ सकता था। ऐसा नहीं कि सरकारों ने वनों को आग के रहमो करम पर ही छोड़ रखा हो। वनों के महत्व को देखते हुए ही संसद ने संविधान संशोधन के जरिए वनों को 1976 में राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया था, ताकि वनों को बचाने में केंद्र सरकार सीधा दखल दे सके। वनों में आग का पता लगाने और त्वरित प्रतिक्रिया की सुविधा के लिए अग्नि टावरों, उपग्रह निगरानी, ड्रोन और रिमोट सेंसिंग जैसे उपकरणों की मदद से आधुनिक व्यवस्थाएं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा की गई हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग उपग्रह द्वारा निरंतर अग्निकांडों पर नजर जमाए हुए हैं। हर साल अग्नि सुरक्षा पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन जंगल फिर भी धधक रहे हैं। इसका मतलब साफ है, इस दिशा में कमियां मौजूद हैं जिन्हें दूर किए जाने की जरूरत है। वन सीधे तौर पर स्थानीय समुदाय के जनजीवन से जुड़े होते हैं और बिना उनके वनों की सुरक्षा मुमकिन नहीं है। लेकिन वन नौकरशाही का रवैया स्थानीय समुदाय के प्रति सहयोगात्मक नहीं रहता। कभी लोग अपने जंगलों को स्वयं ही आग से बचाते थे, लेकिन जब से जंगल सरकारी हो गए तब से कुछ लोगों द्वारा ही जंगलों में आग लगाने की और आग लगने की घटनाएं प्रकाश में आती हैं। इसलिए जंगलों के प्रति लोगों के साथ ही वन नौकरशाही को भी जागृत किए जाने की आवश्यकता है। अक्सर वन विभागों को बजटीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक जागरूकता अभियान, प्रारंभिक पहचान प्रणाली, अग्निशमक उपकरण और कर्मियों के प्रति प्रशिक्षण जैसी आग रोकथाम गतिविधियों के लिए सीमित संसाधन होते हैं। इसलिए वन विभागों को बजट की शिकायत का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि वनीकरण के फर्जी आंकड़ों की सच्चाई छिपाने के लिए भी जंगलों को आग के हवाले कर दिया जाता है। इसलिए उस भ्रष्टाचार पर भी अंकुश की जरूरत है। वन प्रबंधन और आग की रोकथाम से संबंधित कानूनों और विनियमों को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता भी अनुभव की जाती रही है। भारत में जंगल की आग पर अधिक व्यापक अनुसंधान और डेटा संग्रह की आवश्यकता भी है। तो कुछ इसी तरीके के मुद्दों के साथ अगले सोमवार रात 8 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात, सिर्फ ताल ठोक के में।